अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये कहानी महफूज साहब की कहानी है और ये बताते हैं ये उस दौर की कहानी है जब 1997-98 चल रहा था और मैं यूएई के अंदर या फिर मिडिल ईस्ट में किसी एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे या सिक्योरिटी पर्सन के तौर पे काम किया करता था। अब अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में ज़ाहिर सी बात है लोगों के पास इतना स्कोप नहीं था, तो जहाँ पे भी उनको रखा जाता या जहाँ पे भी उनको तैनात किया जाता तो उनके लिए यही बेहतर हुआ करता था कि वो वहाँ पे खैरियत से जॉब करते रहें। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों को यूएई के अंदर जहाँ पे भेजा गया, बेसिकली ये एक ऐसा एरिया था जो डेजर्ट के ऊपर मुश्तमिल था, यानी चारों तरफ सहरा ही सहरा था। एक बीच का रास्ता था जो गुजरता हुआ एक शहर से दूसरे शहर या दूसरी स्टेट की तरफ जाया करता था। यहाँ पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जिनकी हमें सिक्योरिटी देखनी थी या वहाँ पे सिक्योरिटी मैन के तौर पे फराइज अंजाम देने थे। अब ये जो जॉब थी इस जॉब के मुताबिक एक तो जहाँ पे मजदूर मौजूद थे या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी हमें वहाँ पे भी रुकना था, और फिर उसके सराउंडेड जो एरिया था वहाँ पे एक गाड़ी के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए राउंड लगाना होता था। जब दिन के औकात में ड्यूटी होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती, लेकिन जाहिर सी बात है जॉब तो करनी थी। लेकिन जब निस्बतन रात में हमारी शिफ्ट लग जाती तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी का या आप कह सकते हैं कि सुकून का मरहला हुआ करता था। हर कोई चाहता था कि उसकी जो शिफ्ट है वो रात में लगा दी जाए। एक तो रात में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी, दूसरी बात यह कि रात में इतना काम नहीं होता था। तो उसी दौरानिए में मेरी किस्मत कि मुझे रात की शिफ्ट के लिए चुन लिया गया और मैं उन 5 लोगों में शामिल था जिनको रात के औकात में इधर ड्यूटी आवर्स में ना सिर्फ काम करना था बल्कि जो एतराफ़ का एरिया था वहाँ पे भी गश्त लगाना था। मैं बहुत खुश था क्योंकि ये जो रात की ड्यूटी थी निस्बतन आसान थी, और फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा रात के वक्त में चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं था। अगर आप दिन की बात करें तो दिन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ मौजूद हुआ करती थीं। अब ये जो रात की शिफ्ट थी इस रात की शिफ्ट में हम लोग 12-1 बजे के बाद गाड़ी में आगे पीछे यानी अतराफ़ का जायज़ा लिया करते और नज़र रखते कि जहाँ भी हमें ख़तरा महसूस होता या हमें लगता कोई मशकूक लोग मौजूद हैं तो हम उनको रोक के या उनसे बात करके उनके बारे में ज़रूर जाना करते। तो वैसे ही एक रात थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। खैर हम लोग गश्त पे निकले, हमारे पास एक मोबाइल मौजूद थी और ये जो एरिया था मैंने आपको बताया था कि चारों तरफ सहरा ही सहरा मौजूद थे। अगर आपको इस शहर के या इस एरिया के अंदर दाखिल होना है तो एक ही रास्ता आने का था और वही रास्ता यहाँ से बाहर निकला करता था। इसी तरह घूमते घूमते बिलाखिर हम एक टीले के पास आए और उस टीले के पास आके रोक के हमने खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया। हमारी जो मोबाइल थी उसकी लाइट्स ऑन थी और इन लाइट्स के ज़रिए हमें सामने का जो हिस्सा है वो प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा था। हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते ये जो हमारी गाड़ी की लाइट्स थी इन लाइट्स के अंदर ऐसा महसूस होने लगा कि जहाँ तक रोड्स पे ये लाइट्स जा रही हैं उनके बिल्कुल आखिर में यानी जहाँ तक रोशनी मौजूद थी वहाँ से कोई आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है गाड़ी की लाइट्स थी, उन लाइट्स में किसी भी वजूद का नज़र आना बहुत नॉर्मल सी बात थी। अब हम क्योंकि 5-6 लोग थे और हम बड़ा मुतमईन थे, जो भी सामने से आ रहा था बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक आदमी है जिसने शायद सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस था ये ज़्यादा था, हम लोग खाने में मशगूल थे और हमारा अंदाज़ा था कि 5-10 मिनट में जब ये आदमी करीब आएगा तो हम अपने तौर पे अलर्ट हो जाएंगे और इससे पूछेंगे कि इतनी रात में इस सहरा में बिलाखिर ये क्या कर रहा है। आप यकीन करें कि जैसे जैसे वो वजूद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे हमें महसूस हो रहा था ये जो भी आदमी है इसका इतना ज़्यादा कद नहीं है, यानी इसका जो कद था वो बहुत छोटा सा कद था। और मज़ीद आगे बढ़ने पे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आदमी नहीं है बल्कि शायद 10-11 साल का छोटा सा बच्चा है जो शायद रास्ता भूल जाने की वजह से या किसी भी वजह से इन सहराओं में इन रोड पे आ पहुंचा है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके बिला आखिर जब ये बच्चा हमसे मेरा ख्याल है कि 40 या 50 फीट के फासले पे मौजूद होगा
तो जब हमें ऐसा लगने लगा जैसे उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं या उसका जो चेहरा है कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो चेहरे की या गाल की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, या फिर शायद किसी बीमारी की वजह से उसकी जो भी खाल है वो लटकती हुई महसूस हो रही थी। हैरान कुन बात ये थी कि गाड़ी की लाइट्स में अब जब उसकी आंखें भी वाज़े होना शुरू हुई तो एक लम्हे के लिए हमें अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखों वाला हिस्सा है वहाँ पे कुछ मौजूद ही नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता जैसे उस आंखें वाले हिस्से पे जो भी आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ चुकी हैं, या फिर उसकी आंखों के ऊपर या आंखों के डेलों के ऊपर सफ़ेद रंग कर दिया गया है। कुछ अजीब सा उसका चेहरा था, कुछ अजीब सी उसकी चाल ढाल थी, और बिलाखिर देखते ही देखते ये हमसे तकरीबन 10 या 12 फीट के फासले पे उसी रोशनी में आके रुक चुका था। हालांकि हम 4-5 लोग थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसके बावजूद भी हमें कुछ अजीब सा खौफ सा महसूस हो रहा था। हमारी समझ नहीं आ रहा था कि बिलाखिर ये कौन मखलूक है जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ गाड़ी के सामने लाइट में आके रुक चुकी है, बल्कि समझ से बाहर है कि बिलाखिर ये चाहती क्या है। खैर अच्छी बात ये थी कि हम तमाम लोगों में जो हाफिज़ कुरान था उसने इस बच्चे को देखने के बाद सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू कर दी। जैसे ही इसने इस बच्चे को देखने के बाद सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू की तो ऐसा लगा जैसे इस बच्चे को इस तरह से तिलावत करना हरगिज़ पसंद नहीं आया है। वो कुछ अजीब तरीके से न सिर्फ करा रहा था बल्कि कुछ अजीब सी आवाज़ उसके मुंह से निकलती जा रही थी, जैसे कि उसको हरगिज़ सूरह बकरा की तिलावत करना पसंद नहीं आया। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि जब हमारे साथी ने बार बार वो सूरह बकरा की तिलावत को जारी रखा तो ये जो बच्चा था वो ना सिर्फ पलटा, बल्कि अब वो जब पलटने के बाद जब हमने उसके पाँव पे गौर करना शुरू किया तो आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो जिस्म है वो इंसानों की तरह था, लेकिन उसके जो पैर थे वो बाकायदा किसी परिंदे या मुर्गी या आप कह सकते हैं किसी जानवर की तरह महसूस हो रहे थे। यकीनन ये एक जो भी मखलूक थी इंसान तो नहीं थी। कहा जाता है कि शायद ये कोई शेप शिफ्टर था, छलावा था, या फिर हो सकता है कि जिन या उसका बच्चा था जो हमें ये मैसेज देना चाहता था कि ये जो जंगल बेआबान हैं, सहराएँ, ये सारा का सारा हमारा एरिया है, हमें यहाँ पे इस तरह से रुक के शोर शराबा या खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। और बात सच भी थी कि उसके बाद से हम लोगों ने इस तरह के अंधेरे में रुक के खाना खाना या शोर शराबा करना मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया था। कहा जाता है कि आज भी सहराओं के अंदर इस तरह की मखलूक़ात को लोगों ने न सिर्फ अपनी आँखों से विटनेस किया है, बल्कि लोग कहते हैं कि अक्सर रात के औकात में इस तरह की मखलूक़ात लोगों को डराने की कोशिश किया करती हैं। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। आज की जो कहानी है ये कहानी मिस किरण की कहानी है, और ये वाकया, ये किस्सा, ये कहानियाँ न सिर्फ मिस किरण के साथ बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली के साथ पेश आए थे। मिस किरण बताती हैं कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और इत्तफाक से जो हमारा घर था जो कि दस्तगीर नंबर 9 के अंदर मौजूद था, इस घर में जितने भी लोग थे, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, ये सारे के सारे किसी शादी में गए हुए थे, और मैं क्योंकि मेरे पेपर्स की तैयारी हो रही थी इस वजह से उस शादी में शिरकत नहीं कर सकी थी। मैं अकेली फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इस पूरे घर में मौजूद थी, और ऐसा नहीं था कि मैं पहली दफ़ा इतनी रात में अपने घर में अकेले मौजूद थी, बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि मेरे घर वालों को जब कहीं जाना होता था तो मुझे छोड़ के बाहर से ताला लगा के कहीं भी चले जाया करते थे। खैर बात कुछ इस तरह से हुई कि मैं किताबें वगैरह पढ़ रही थी तो मुझे एकदम से जहाँ पे हमारा किचन मौजूद था उस किचन से बर्तनों के इस्तेमाल होने की आवाज़ें आना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे किचन के अंदर मौजूद है, और जो भी किचन के अंदर मौजूद है या तो वो बर्तन धो रहा है या फिर बर्तनों को बाकायदा ज़ोर ज़ोर से फ़र्श के ऊपर रख रहा है।
अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अगर कोई बिल्ली, चूहा या इस तरह की कोई चीज़ होती तो या तो बर्तन नीचे गिर जाते और एक ही दफ़ा आवाज़ आती, लेकिन ये प्रॉपरली महसूस हो रहा था जैसे कोई भी जो भी वहाँ पे मौजूद है वो इन बर्तनों को मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो मैं अपने आप को समझा रही थी कि ये जो भी आवाज़ें आ रही हैं ये सरासर बराबर वाले घर से या फिर जो हमारे सामने घर मौजूद है वहाँ से आ रही हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब मुझे यकीन हो चला कि ये जो बर्तनों की आवाज़ें हैं ये सरासर हमारे किचन की तरफ से आ रही हैं, तो मैं फ़ौरन से न सिर्फ किचन के पास गई, बल्कि वहाँ जाने के बाद जब मैंने किचन में देखा तो जितने भी बर्तन थे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन बर्तनों को निकाल के नीचे खाना निकालने के लिए तैयार रखा हुआ है। अजीब बात ये थी कि जो दोनों चूल्हे थे इन चूल्हों पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन बर्तनों को कुछ इस तरह से संभाल के या सजा के रखा हुआ था जैसे कि बस कुछ देर के अंदर अंदर इन बर्तनों में सालन या इस तरह की चीज़ को निकाल दिया जाएगा। सच्ची बात यह कि पहली दफ़ा मैं डर चुकी थी और मैं सोच रही थी कि आखिर कौन है जिसने बर्तनों को निकाल के बाकायदा सामने सजा के रखा हुआ है। खैर उसके बाद मैं वापस अपने कमरे की तरफ आई और जैसे ही मैं अपने कमरे के करीब पहुंची तो अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो हमारी छत है उस छत के ऊपर कोई मौजूद है जो मुसलसल कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ दौड़ा चला जाता है, और जो भी छत के ऊपर मौजूद है वो मुसलसल अपने छत के ऊपर मौजूद होने का एहसास दिला रहा है। बात ये थी कि जैसे जैसे ये जो वाक़यात थे ये बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे मेरे डर में इजाफा हो रहा था, लेकिन मैं लाख कोशिश के बावजूद अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि ये जो भी आवाज़ें हैं शायद ये अब तक बराबर वाले घर से या उनकी छत से आना शुरू हुई हैं। बात ये थी कि मैंने कुछ देर तक अपने आप को समझाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सुनने या देखने के बाद मुझे यकीन हो चला कि जो भी आवाज़ें आ रही हैं या जो कुछ होने का मुझे एहसास हो रहा है ये सारा का सारा हमारे घर के अंदर ही होता चला जा रहा है। हुआ कुछ इस तरह से कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ मौजूद हैं उन सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ने नीचे उतरना शुरू किया है। जैसे जैसे वो वजूद सीढ़ियों के ज़रिए नीचे की तरफ आ रहा था वैसे वैसे मुझे उसके बाहरी वजूद की या बाहरी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और बाकायदा ये आवाज़ इस कदर ज़्यादा थी कि इस आवाज़ को नज़रअंदाज करना या इस आवाज़ को ना सुनना ना मानना नामुमकिन था। आप यकीन करें कि जैसे जैसे ये आवाज़ें नीचे की तरफ आती चली जा रही थी और लग रहा था जैसे अब कोई बाकायदा नीचे की तरफ यानी मेरे कमरे के एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान जाने वाली है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि पहले ये आवाज़ें आना शुरू हुईं और उसके बाद मुझे बाकायदा अपने कमरे के नीचे की तरफ से ऐसा लगा जैसे रोशनियाँ या साए नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जब आपके बाहर की तरफ किसी कमरे में लाइट जल रही हो और उस लाइट और आपके कमरे के दरवाजे के दरमियान कोई गुजरा करता है तो रोशनी के ज़रिए आपको इल्म हो जाता है कि कोई ना कोई बाहर ज़रूर मौजूद है। वैसे ही रोशनी के इशारे मुझे बता रहे थे कि मेरे दरवाजे के उस तरफ कोई खड़ा हुआ है। आप यकीन करें कि पहले तो उसके खड़े होने का एहसास हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मुझे किसी के सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी। आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे हो चुकी हैं। ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर झांक सकूं या फिर मैं पूछ सकूं कि आखिर कौन है जो बाहर की तरफ मौजूद है। मैं हर लम्हे ना सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रही थी बल्कि मैं मुसलसल कोशिश कर रही थी कि अपने घर वालों से जैसे तैसे रब्ता कर सकूं, और रब्ता करने के बाद अपने घर वालों को बोलूं कि जितना जल्दी हो सकता है वो वापस आ जाएं। ये जो टाइम था जो कि मेरे घर वालों के मेरे घर तक पहुंचने का टाइम था, मेरे लिए ये टाइम गुजारना मुश्किल हो चुका था। मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट तक मुसलसल मेरा ऐसा ही हाल था, और उसके बाद बाकायदा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर वाले एकदम से अपनी गाड़ी में हमारे दरवाजे के बाहर आके रुके हैं। मुझे अपनी गाड़ी की ना सिर्फ आवाज़ आई बल्कि ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी बाहर आके रुकी है और रुकने के बाद किसी ने हॉर्न बजाया है। अब जैसे ही मुझे अपनी गाड़ी के अपने घर के बाहर होने का एहसास हुआ या मुझे हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई दी तो मेरा ना सिर्फ हौसला बढ़ा बल्कि अब मुझे लग रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वाले आ चुके हैं
तो बाहर जो भी मखलूक है वो इंशाल्लाह अब यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसी दौरानिए में, इसी खुशी में जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दरवाजे के एग्जैक्टली सामने एक औरत पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। यानी मुझे उस औरत की बैक साइड का जो हिस्सा है वो दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जो भी औरत वहाँ पे खड़ी हुई है उस औरत ने बाकायदा पुरानी सी, बहुत ज़्यादा बोसीदा सी साड़ी पहन रखी है और वो मुसलसल हमारे घर की जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं उस तरफ देखती चली जा रही है। आप यकीन करें कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस औरत को क्रॉस करके सीढ़ियों की तरफ भागती चली जाती। इसी दौरानिए में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो घर वाले थे वो एकदम से घर के अंदर दाखिल हुए और मेरा भाई ख़ास तौर पे सीढ़ियों के रास्ते चढ़ता हुआ ऊपर आने लगा। जबकि मेरा भाई ऊपर की तरफ आ रहा था तो जो उल्टे हाथ पे सीढ़ियाँ मौजूद थीं जहाँ से मज़ीद ऊपर जाने का रास्ता था, मेरे सामने ही सामने वो जो भी औरत थी एकदम से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चलना शुरू कर देती है। एक तरफ से मेरा भाई ऊपर आता है और दूसरी तरफ से ये जो भी औरत थी देखते ही देखते गायब हो जाती है। यकीन करें कि जब मैंने अपने घर वालों को, अपने भाई को इस वाक़ये के बारे में बताया और उसको कहा कि अभी कोई औरत यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, तो मेरे भाई ने जब छत पे जाके देखा तो वहाँ पे न सिर्फ ग्रिल के अंदर ताला लगा हुआ था बल्कि किसी के छत के ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं हो सकता था।